यूपीएससी सिविल सर्विसेज की चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो और चाहे मुख्य परीक्षा, उसकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान जो भी स्थान, जो भी जगह आपके सामने आती है, आप उसकी मानचित्र पर सही लोकेशन को जानें और लोकेशन को जानने के साथ-साथ उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी भी हासिल करें, ताकि आपकी तैयारी को एक नया आयाम आप दे सकें। इन्हीं सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है न्यूज़ ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम पिछले 1 सप्ताह में लगातार चर्चा में रही जगहों के मानचित्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं, ताकि आपकी सिविल सर्विसेज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में सबसे पहले हम पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो पिछले प्रोग्राम में आपसे क्या अभ्यास प्रश्न पूछा गया था? आपके सामने अभ्यास प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ वन्य जीव अभयारण्य और उनकी लोकेशन यानी उनके स्थान के बारे में, राज्यों के स्थान के बारे में आपको बताया गया है कि वो कौन से राज्य में स्थित है। पहला जो वन्य जीव अभयारण्य है या यहाँ पर जो भी संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वन भूमि है वो दी गई है। तो डेजर्ट वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क, आप इसको नेशनल पार्क कहिएगा, राष्ट्रीय उद्यान ही है ये, डेजर्ट नेशनल पार्क, और इसका स्थान दिया है गुजरात। दूसरा आपके सामने जो स्थान दिया है वो दिया है बन्नी वन भूमि, यानी जो संरक्षण स्थल दिया हुआ है वो बन्नी वन भूमि दिया हुआ है और उसका स्थान है महाराष्ट्र। तीसरा आपके सामने वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मोलम वन्य जीव अभयारण्य दिया गया है और इसका स्थान दिया गया है गोवा। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो आपको ये बताना है कि कितने सही सुमेलित है, संख्या आपको बतानी है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, गुजरात में स्थित नहीं है। बन्नी वन भूमि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है बल्कि गुजरात में स्थित है, ये भी गलत। और मोलम वन्य जीव अभयारण्य की अवस्थिति कहाँ है? गोवा में ही है। तो केवल एक सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए इनकी सभी की अवस्थिति देख लेते हैं। अगर हम डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आप इसकी लोकेशन यहाँ जैसलमेर के पास दे सकते हैं और बाड़मेर में भी इसका हिस्सा पड़ता है। अगर हम बन्नी वन भूमि की बात करें, बन्नी ग्रासलैंड की बात करें, तो ये कच्छ में जो हरे वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ये बन्नी ग्रासलैंड है और बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में पड़ता है। मोलम वन्य जीव अभयारण्य की स्थिति देखें तो वो गोवा में इस स्थान पर पड़ता है और ये बिल्कुल सही दिया है। आज के प्रोग्राम के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज के प्रोग्राम का पहला प्रश्न है, लेसर फ्लेमिंगो यानी फिनिकोनायस माइनर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला कथन आपके सामने दिया है, गुजरात और राजस्थान की क्षारीय और लवणीय आर्द्र भूमियां भारत में लेसर फ्लेमिंगो के लिए प्रमुख प्रजनन स्थल है। और दूसरा कथन आपके सामने दिया हुआ है, यह मुख्य रूप से कैरोटीनॉइड समृद्ध साइनोबैक्टीरिया पर निर्भर करती है जो इसके पंखों को एक विशिष्ट गुलाबी रंग देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। अगर आप इन दोनों ही कथनों को देखें तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसकी व्याख्या के को विस्तार से देख लेते हैं और जैसे ही हम इसकी व्याख्या करेंगे ये दोनों कथन आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। दुनिया भर में फ्लेमिंगो की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? दुनिया भर में फ्लेमिंगो की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 2 प्रजातियां ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो की अवस्थिति आपको भारत में भी देखने को मिलेगी। इन प्रजातियों की सामान्य अवस्थिति को देख लेते हैं। अगर हम कैरेबियन फ्लेमिंगो की बात करें तो ये जो लाल वाला क्षेत्र है ये कैरेबियन फ्लेमिंगो की स्थिति को, अवस्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर आपको कैरेबियन फ्लेमिंगो की अवस्थिति देखने को मिलेगी और साथ ही इस एरिया में भी कैरिबियन फ्लेमिंगो की अवस्थिति देखने को मिलेगी। अगर हम एंडियन, चिलियन और प्यूना फ्लेमिंगो की अवस्थिति देखने को मिले तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में इस एरिया में आपको एंडियन, चिलियन और प्यूना फ्लेमिंगोस की अवस्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लेसर एंड ग्रेटर फ्लेमिंगो की अवस्थिति देखें तो लेसर एंड ग्रेटर फ्लेमिंगो आपको अफ्रीका के इस एरिया के साथ साथ ये पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका के साथ साथ भारत के गुजरात के इस एरिया में भी आपको लेसर एंड ग्रेटर फ्लेमिंगोस की अवस्थिति देखने को मिलेगी। अगर आप केवल लेसर फ्लेमिंगो की बात करें तो लेसर फ्लेमिंगो आप यहां तक भी देख सकते हैं, इसका विस्तार यहां तक भी है। इसके अलावा अगर आप ग्रेटर फ्लेमिंगो की ही बात करते हैं तो ग्रेटर फ्लेमिंगो
एशिया के इस हिस्से में श्रीलंका सहित भारत के इस एरिया के साथ साथ यहाँ पर एशिया के बड़े क्षेत्र में इसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका है उसकी भी अवस्थिति आपको ग्रेटर फ्लेमिंगो की अवस्थिति देख सकते हैं। यहाँ भी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में। इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिमी यूरोप है उसमें भी इसकी अवस्थिति यहाँ देखेंगे और यूरोप के इन बाकी हिस्सों में यहाँ पर भी आप ग्रेटर फ्लेमिंगो की अवस्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। बड़े नक्शे में देखें तो ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो, चिलियन फ्लेमिंगो, एंडियन फ्लेमिंगो की अवस्थिति ये बड़े नक्शे में भी आप देख सकते हैं। इस मैप के माध्यम से भी आप इनकी लोकेशन को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्लेमिंगो के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। फ्लेमिंगो किस प्रकार के जीव हैं, किस प्रकार के पक्षी हैं? लंबे जलीय पक्षी हैं जो अपनी लंबी एस आकार की गर्दन और छड़ी जैसी टांगों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इनकी छड़ी की आकार की एक इनकी टांगे आपको देखने को मिलेंगी और जो एस आकार की आपको इनकी गर्दन देखने को मिलेगी और इसलिए इनको एस आकार की गर्दन और लंबी छड़ी जैसी टांगों के लिए इनकी पहचान विशेष रूप से इनकी पहचान बनती है। अत्यधिक सामाजिक होते हैं, सोशल बहुत होते हैं। अक्सर बड़े झुंडों में उथले और सुपोषणकारी जल निकायों में इनकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कैसे जल निकायों में? जैसे खारे लैगून, साल्ट पैन और क्षारीय झीलों में इनकी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। प्रजातियों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विश्व भर में फ्लेमिंगो की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। 2 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो। अन्य प्रजातियों में आता है चिली फ्लेमिंगो, अमेरिकन या कैरिबियन फ्लेमिंगो, इंडियन फ्लेमिंगो और जेम्स या पूना फ्लेमिंगो। पूना फ्लेमिंगो को ही जेम्स फ्लेमिंगो कहते हैं और इसके अलावा कैरिबियन फ्लेमिंगो को अमेरिकन फ्लेमिंगो के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर इनके वैज्ञानिक नाम भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। जब हम लेसर फ्लेमिंगो की बात करते हैं तो जो लेसर फ्लेमिंगो है ये सबसे छोटी फ्लेमिंगो प्रजाति है जो कहां पर पाई जाती है? उप सहारा अफ्रीका और भारत, पाकिस्तान और अरब की खाड़ी के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। भारत में मुख्यतः खारे और तटीय जल निकायों में ये निवास करता है। आप पहला स्टेटमेंट याद करिए, उसमें क्या कहा गया था? इसे IUCN द्वारा निकट संकटापन्न यानी नियर थ्रेटन्ड श्रेणी में रखा गया है। जो IUCN की रेड लिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की नियर थ्रेटन्ड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स सेकंड में इसको रखा गया है। यानी उच्चतम स्तर से कुछ न्यूनतम स्तर की संरक्षण इसको प्रदान किया गया है। इनकी संख्या काफी मानी गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के अंतर्गत इसको सूचीबद्ध किया गया है। फ्लेमिंगो शैवाल, मोलस्क और जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनको खाते हैं। उनके पंखों का रंग जो सफेद से लेकर गुलाबी और नारंगी तक होता है उनके आहार में मौजूद कैरोटीनॉइड पिगमेंट द्वारा निर्धारित होता है। तो ये बेसिक चीजें हमने इनके बारे में जान ली। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है निकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला कथन दिया गया है निकल एक सिल्वर व्हाइट यानी चांदी सफेद रंग का धात्विक तत्व है जो पृथ्वी की भूप्रपटी में व्यापक रूप से पाया जाता है तथा निकल लोह मिश्र धातु के रूप में पृथ्वी के क्रोड का एक प्रमुख घटक है। दूसरा यहाँ पर कथन दिया गया है भारत में निकल का उत्पादन प्राथमिक स्रोतों से किया जाता है, विशेष रूप से ओडिशा में सुकिंदा घाटी की लेटेराइट निक्षेपों से। तीसरा आपके सामने कथन यहाँ पर दिया गया है इसका उपयोग मुख्यतः स्टेनलेस स्टील उत्पादन, रिचार्जेबल बैटरी और रासायनिक उद्योगों में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 1 और 3, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। अगर आप इसका पूरा सा विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में जो निकल का उत्पादन है वो प्राथमिक स्रोतों से नहीं होता है। कथन 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा और इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इन तीनों का ही विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस विश्लेषण को जानते ही पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन 2 गलत क्यों है और ऑप्शन पहला और तीसरा जो आपके सामने कथन प्रस्तुत किया गया था वो किस प्रकार से पहला और तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन गलत हो जाता है और ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा क्योंकि उसमें दिया है केवल 1 और 3।
निकल एक चांदी जैसी सफेद धात्विक तत्व है जो पृथ्वी पर 5वां सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में व्यापक रूप से ये उपलब्ध है तथा निकल लौह मिश्र धातु के रूप में पृथ्वी के क्रोड का एक प्रमुख घटक माना जाता है। इसके अलावा इसकी स्थिति को अगर आप देखें तो ये उल्का पिंडों, मृदा और जल में भी पाया जाता है और पादपों के लिए एक आवश्यक पोषक पोषक तत्व है। इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? संक्षारण प्रतिरोधकता, यानी इस पर जंग नहीं लगता है, उसके प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। इसके अलावा बड़े उच्च तापमान पर भी अपनी स्टेबिलिटी को, स्थिरता को बनाए रखता है। इसमें काफी सामर्थ्य होती है, तन्यता होती है, यानी अगर आप इसे खींचेंगे तब भी इसके टूटने की संभावना न के बराबर है। सुघट्यता है, अगर आप इस पर किसी कठोर चीज से प्रहार करेंगे तब भी इसके टूटने की जो संभावना है वो बेहद कम है। टफनेस इसमें बहुत ज्यादा है। पुनर्चक्रणता, यानी एक बार इसको रिसाइकल करके भी इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग जो है वो कैटेलिस्ट के रूप में भी किया जा सकता है, उत्प्रेरक के रूप में भी किया जा सकता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर दे और इस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय गुण भी इसमें पाए जाते हैं, यानी इसमें विद्युत चालकता भी है, विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह करने की भी क्षमता है और साथ ही इसमें चुंबकीय गुण भी है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हमने बात कर ली। अगर हम इसके भंडार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और चीन के पास विश्व के कुछ सबसे बड़े निकल भंडार हैं। और भारत के अगर निकल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप बात करें तो राजस्थान का झुंझुनू और उदयपुर में निकल को आप पा सकते हैं। इसके अलावा जो कर्नाटका का नॉर्थ कनारा जिला है, वहां पर इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नागालैंड की किफायर में इसकी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। जादूगुड़ा, मयूरभंज, सुकिंदा, जाजपुर, सिंहभूम और क्योंझर भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलती है निकल की। तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थल निकल के बारे में हमने जान लिए हैं। और अगर आप निकल के बारे में और चीज जाने तो भारत में जो निकल है वो ओडिशा के सुकिंदा घाटी की लेटेराइट निक्षेपों में पाया जाता है, किंतु प्राथमिक स्रोतों से इसका उत्पादन नहीं होता है और इस प्रकार से कथन 2 गलत हो जाएगा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में तांबे के खनिजीकरण के साथ निकल सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है। अगर उपयोग की बात करें तो स्टेनलेस स्टील उत्पादन, रिचार्जेबल बैटरी, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल की लिथियम आयन बैटरियां, मिश्र धातु, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिक्का निर्माण और रासायनिक उद्योगों में उत्प्रेरक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और कथन 3 भी आप देख सकते हैं कि ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एटालिन जल विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर पहला कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। और दूसरा कथन आपके सामने है, इसमें दिबांग नदी की सहायक नदियों पर बांधों का निर्माण शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कथन आपको बिल्कुल सही प्राप्त होंगे। और इसकी अवस्थिति के बारे में देख लेते हैं। जो एटालिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसकी अवस्थिति यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं। इसकी लोकेशन के बारे में हमने जान लिया। अगर मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये परियोजना दिबांग नदी पर आधारित है। दिबांग ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर के बहती है। इसमें दिबांग की सहायक नदियों दीर और तंगोन पर 2 बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। ये परियोजना हिमालय क्षेत्र के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यह पहले आर्कटिक क्षेत्र और इंडो मलायन क्षेत्र जैसे प्रमुख जैव भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उसके जंक्शन पर स्थित है। तो इसके बारे में बेसिक बात हुई। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसकी दोनों सहायक नदियां दीर और तांगून का महत्व जल विज्ञान और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगर हम जल विज्ञान की बात करें तो दीर और तांगून दोनों ही नदियां सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए जल उपलब्ध करवा करके क्षेत्र के समग्र जल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके अलावा दीर और तांगून नदियां दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों सहित विविध प्रकार के पौधों और पशु जीवन का भी पोषण करती हैं। सामान्य जानकारी है।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और एक तरफ दिए हुए हैं बंदरगाह और दूसरी तरफ दिए हैं उन बंदरगाहों की जगह। तो बंदरगाह कौन सा दिया हुआ है? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह, और इनकी जगह दी है आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अगर दीनदयाल बंदरगाह की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है, बल्कि ये गुजरात में पड़ता है। कांडला बंदरगाह को ही दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम दिया गया था। पारादीप की अगर हम बात करें तो ये ओडिशा में पड़ता है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कितने सही सुमेलित है आपको ये बताना है। ऑप्शन थे केवल 1, केवल 2, सभी 4, सभी 3 कर लीजिएगा इसको, ये गलत लिखा है, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो इसमें 2 ऑप्शन सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसकी सामान्य अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पर भारत के जो पत्तन है उनकी एक सामान्य जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई है कि कौन सा पत्तन कहाँ पर स्थित है। अगर आप भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 की बात करें तो उसके तहत जो केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत में जो पत्तन और बंदरगाह है उनको महापत्तन यानी मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अनुसार ही भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के अंतर्गत पत्तनों को मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महापत्तनों का जो स्वामित्व और प्रबंधन है उसका उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि जो हमारे माइनर पोर्ट्स होते हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन का जो उत्तरदायित्व है वो राज्य सरकारों के पास होता है। ये सामान्य जानकारी हुई। अगर हम बड़े नक्शे में भारत के अलग अलग पोर्ट्स को देखें, पत्तनों को देखें, तो आप देख सकते हैं कि जो कांडला पोर्ट है उसी को दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट का नाम दिया गया था, जो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर पारादीप है जो ओडिशा में स्थित है, और हल्दिया यहाँ पर स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आप देख सकते हैं चेन्नई, एन्नोर और कट्टुपल्ली यहाँ पर स्थित है तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में। नागापट्टिनम यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा थुत्तुकुड़ी यहाँ पर है। अलप्पुझा और कोच्चि यहाँ पर केरला में स्थित है। मैंगलुरु कर्नाटका का है। इसके अलावा गोवा में मुर्मुगांव और पणजी की अवस्थिति यहाँ है। महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यहाँ पर है। इसके अलावा गुजरात में सूरत, भरूच, भावनगर, वेरावल, पोरबंदर और मुंद्रा पोर्ट की अवस्थिति आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारे पोर्ट के बारे में हमने बात की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 3 कथन है। पहला कथन है यह वर्ष 1960 में कराची में हस्ताक्षरित की गई थी और विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुई थी। दूसरा कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है भारत को पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब, झेलम पर पूर्ण नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान पूर्वी नदियों यानी रावी, व्यास, सतलुज को नियंत्रित करता है। तीसरा कथन है इस संधि के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग और 3 स्तरीय विवाद समाधान प्रणाली की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 और 1, 2 और 3। इसमें अगर हम सभी कथनों पर विचार करें तो पहला कथन और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। भारत को पश्चिमी नदियों पर नहीं बल्कि पूर्वी नदियों पर नियंत्रण प्रदान किया गया था। तो इसके बारे में भी चलिए सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। अगर आप इंडस की बात करें तो ये इंडस जो नदी है उसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं। इसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी और व्यास, सतलुज, ये झेलम की अवस्थिति आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये चेनाब की अवस्थिति आप देख सकते हैं। ये रावी की है, ये व्यास की है और ये सतलुज नदी की है। इस प्रकार से ये 5 सहायक नदियां हैं। अगर आप 1960 में जो संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, 19 सितंबर 1960 में संधि हुई, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो इसके अंतर्गत जो भारत का चेनाब, झेलम और सिंधु नदी पर अधिकार है, ये बहुत लिमिटेड प्रकार का अधिकार है। कुछ ही चीजों तक अधिकार है, जैसे भारत यहाँ पर सिंचाई के लिए रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स बना सकता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट चला सकता है, बहुत ही कम मात्रा में इनका लिमिटेड स्टोरेज कर सकता है, डोमेस्टिक, घरेलू और गैर उपभोग के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकता है, घरेलू आवश्यकताओं के लिए, लेकिन सभी चीजों पर कुछ कंडीशन विद्यमान होती है। जबकि भारत का सतलुज, ब्यास और रावी नदी पर एक्सक्लूसिव राइट है,
सभी प्रकार के अधिकार भारत के पास हैं इन सभी रिवर्स पर। तो वो कथन उल्टा दिया हुआ था। तो ऑप्शन जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा कथन जो है इसमें सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर आपके सामने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य, चौथा है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य और पांचवा है राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य। उपरोक्त उपर्युक्त में से कितने आधिकारिक तौर पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? आपके सामने है ऑप्शन, केवल 2, केवल 3, केवल 4 और सभी 5। यहाँ पर अगर आप रणथंभौर टाइगर रिजर्व को देखेंगे तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति मध्य प्रदेश में आप पाएंगे। इसके अलावा जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य है, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य है और इवन राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य का जो हिस्सा है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पड़ता है। तो केवल 4 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अवस्थिति देख लेते हैं। ये रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है उसकी अवस्थिति है। यहाँ पर कैलादेवी सेंचुरी है, यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क है, यहाँ पर सवाई मानसिंह सेंचुरी है और यहाँ सवाई माधोपुर अभ्यारण्य की अवस्थिति नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है उसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, कैलादेवी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य के कुछ हिस्सों के अलावा अन्य वन क्षेत्र पड़ते हैं। तो ऑप्शन 4 उसमें सही हो जाएगा। तो यही यहाँ पर ये जानकारी प्रदान आपको की गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें तो राजस्थान राज्य के पूर्वी हिस्से में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर यह स्थित है। इसे वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और अगर यहाँ की वनस्पति के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र मुख्य रूप से ढोक वृक्षों से आच्छादित रहता है, जो प्राथमिक वनस्पति प्रकार का गठन यहाँ पर करती है। अगर यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों की आप बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ तेंदुए, भारतीय जंगली सुअर, चीतल और पक्षी प्रजातियां जैसे सरपेंट ईगल, वाटरफाउल, जलकाक, कुतकहा और सारस जैसे पक्षी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। विकल्प सी इसमें सही होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य में 4 स्थल स्थित हैं। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपने आप में एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यह अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा पनिया वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा मित्याला वन्यजीव अभ्यारण्य। उपर्युक्त में से कौन सा यसे गिर संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।